आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह आपके सामने आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, उन हालात वाक़ात से बाखबर करें जो मौजूदा हालात के अंदर इंतहाई अहम होते हैं। यानी बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन उन खबरों में चंद अहम वाक़यात, चंद अहम मामलात लेकर आपके सामने आते हैं। और इस 90 मिनट के प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, मुल्की सतह पर सियासत से बाखबर किया जाए, रियासत के हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर कोई खबर चल रही है और उस पर बयानात आ रहे हैं, वो किस जाविये में चल रहे हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करने की कोशिश करते हैं। आज भी यह सिलसिला चलेगा और मौका मिला तो आखिर पर आज ज़रूर कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे। 9:45 का वक्त होगा जब आपकी और हमारी बात होगी। ग्रीवेंसेस, मसाइल, मुश्किलात जो आपके हैं, उन्हें हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर की जाएगी, इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन आपके मामलात, मसाइल को सुने, उनका हल निकाले और पॉलिसी मेकिंग के वक्त उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ आज करते हैं। चूँकि आज 9 तारीख है, आज हिस्ट्री ऑफ द डे पर नहीं चलेंगे। सबसे पहले ज़रा खबरों का ही पिटारा खोलते हैं, क्योंकि 9:38 का वक्त हो गया और सीधे बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। और वो खबर जो है वो फ़लस्तीन की है। फ़लस्तीन और इजराइल का मामला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है और पिछले 72 घंटों के दौरान इजराइल और फ़लस्तीन के दौरान खून की होली जो है वो लगातार खेली जा रही है। कभी इजराइल पर हमला हुआ और इजराइल ने पलटवार करते हुए फ़लस्तीन पर हमला किया, जिसकी वजह से आग और धुएं के बीच चीखो पुकार साफ नज़र आ रही है। आलमी इदारे भी मुतहरिक हुए हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक बयान सामने आया है, यूनाइटेड नेशन का स्टेटमेंट सामने आया है। ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा रही है। और अब तक इजराइल फ़लस्तीन जंग के दौरान, इन 72 घंटों के दौरान तकरीबन 1000 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 1000 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन से सामने आ रही है। और इस बीच अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एड देने का फैसला ले लिया है और अपना जो मदद है इजराइल को वो पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के वज़ीर-ए-आज़म ने भी नेतन्याहू के साथ बात की है और उन्हें एश्योर किया है कि जो हमला उन पर हुआ है वो हमला दरअसल इंसानियत पर हुआ है और किसी भी कीमत पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सूरत हाल का जवाब दिया जाएगा। जब इजराइल और फ़लस्तीन के बीच घमासान जारी है, दोनों तरफ है, इनके बीच बयानात, काउंटर बयानात, गोलों और गोलियों की आवाज़ से इलाके दहल उठ रहे हैं, तो मार्केट पर भी इसका बुरा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और तेल का मार्केट इस वक्त बुरी तरह से एक बार फिर मुतासिर हुआ है। हमास के हमले के बाद जो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच इस वक्त की सूरत हाल बन रही है, उसमें मिडल ईस्ट के अंदर पूरा जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर पूरा टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन तेल की कीमतों में फी बैरल इजाफा हो गया है। कल तक लग रहा था कि शायद ये मामला नहीं होगा, लेकिन रात देर गए से आलमी मंडी के अंदर तेल के बैरल की कीमत बढ़ चुकी है और कमोबेश तेल के बैरल की कीमत जो है वो 4% बढ़ी है सिर्फ चंद घंटों के अंदर जब हमास ने हमला किया। और हमास के हमले के पलटवार के देखते हुए इजराइल की तरफ से भी वापस हमला किया गया है। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन शुरू किया गया था और तूफानुल अक्सा ऑपरेशन जो है वो इजराइल पर किया गया था फ़लस्तीन की तरफ से, जिसमें अब मरने वालों की तादाद अब एक बार फिर ये बढ़ चुकी है। अभी हम 1000 आपको बता रहे थे, अब ये 1100 तक चली गई है। आलमी इदारों, खबरसा इदारों के मुताबिक ये हमला इंतहाई शदीद नवीयत का था दोनों तरफ से। फ़लस्तीन ने जो हमला किया वो पहली बार इजराइल पर इतना भारी पड़ा और इजराइल की इंटेलिजेंस, मुसाद और 10 तरह की चीज़ों पर जहाँ सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर जो गज़ा की सूरत हाल बनी हुई है पिछले 5-8 घंटों के दौरान, वो भी इंतहाई तशवीशनाक है और मरने वालों की तादाद 1100 से भी बढ़ गई है। और अमेरिका इजराइल की मदद का ऐलान कर चुका है। हमास इजराइल पर हमले के बाद से अब तक 700 इजरायली जबकि 400 फ़लस्तीनी शहरी हलाक होने की खबरें आ रही है और लगातार ये सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है।
आलमी इदारे क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने आपको कह दिया कि ब्रिटेन के वजीर आज़म का बयान आ चुका है, अमेरिका के वजीर आज़म का बयान आ चुका है, लेबनान हमास के हक में खड़े हो गए हैं जी, फिर ईरान हमास के हक में खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वहाँ पर चूँकि हुकूमत निगरान हुकूमत है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जंगबंदी करने का जो है वो बात सामने रखी जा रही है। अरब लीग लगातार अभी इस पूरे मामले पर खामोशी नज़र आ रहा है। अरब लीग का कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पूरे मामले पर मज़म्मत की है, ख़ुसूसी इजलास भी तलब किया गया था, ताहम कोई बड़ी बात वहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही। और इस बीच फ़लस्तीन का मामला और इजराइल का मामला एक संगीन रुख इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। इजराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास भी बेनतीजा ही ख़त्म हो गया है। इस तरीके की भी इतलात आ रही है कि बेनतीजा हुआ है, क्योंकि दोनों जो सलामती काउंसिल के अरकान हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इजराइल और फ़लस्तीन की कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी कमराबंद इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर कोई भी करारदाद पेश न हो सकी है। सिर्फ जंगबंदी के लिए दोनों तरफैन को कहा गया। खबर रसा इदारों के मुताबिक अमेरिका की जानिब से रुकन ममालिकों पर जोर दिया गया कि वो इजराइल पर हमास के हमले की मजम्मत करें, ताहम अमेरिका और इजराइल मुतालबा दोहराते रहे, लेकिन कुछ अराकीन की तरफ से एतराज़ात भी किया गया है। अमेरिका ने इजराइल पर हमले के मामले को लेकर सलामती काउंसिल के इजलास में इत्तिफाक के राय न होने पर इजहार अफसोस किया है। बड़ा बयान दफ्तर खारजा की तरफ से जारी कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही है वो यही आ रही है कि एक बार फिर दोनों तरफैन के बीच गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। जी नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, उसके साथ साथ ही जहां पर अमेरिकी सदर जो बिडेन की जानिब से इसराइल को हथियार फराम करने का यकीन दहानी दी है और इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी तरफ से हमास, और उसके साथ साथ ही हमास ने कहा है कि अगर ये हथियार फराहम करता है इसराइल को तो उसके संगीन नताज भी बरामद हो सकते हैं। दूसरी तरफ से इराक की जानिब से भी बयान जा, जो वहाँ पर इंतहा पसंद ग्रुप है, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया, हथियार फराहम किया, कोई भी सपोर्ट इसराइल को फराहम किया, तो इराक के अंदर जितने भी इदारे अमेरिका के हैं या फौजी अड्डे हैं, कैंप है वहाँ पर, तो उन पर हमला किया जा सकता है। ये इराक की जानिब से जो इंतहा पसंद ग्रुप है वहाँ के, उन्होंने इस हवाले से अपना बयान भी जारी कर दिया गया है। मेजर जनरल राजन कोचर साहब इस वक्त हमारे साथ है, बहसते मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, माहिर के तौर पर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कोचर साहब, ये जो सिचुएशन बन रही है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 1100 तक ये चला गया, बल्कि कुछ एजेंसीज का मानना है कि ये इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका का जो व्यू पॉइंट सामने आया है कि मिलिट्री एड को लेकर, फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है, कुछ और स्टेटमेंट्स भी हमारे सामने हैं। क्या हम ये मान रहे हैं कि ये जो कशीदा हालात गाजा और इजराइल के बीच में बने हुए हैं, ये अब आगे फिलहाल थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ मजीद इसमें कार्रवाइयां होगी, कुछ और स्टेटमेंट सामने आएंगे और सिचुएशन जल्दी जल्दी से ईज आउट नहीं होने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाए हैं, और जो भी इनके फाइटर्स थे हमास के, ये ऑलरेडी 9 जगह हैं और सिटीज हैं इजराइल में, वहाँ पे ऑलरेडी अभी इनकी लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इजराइल के टेरिटरी में है। और ऊपर से जितने होस्टेजेस ऑलरेडी ले रखे हैं, 100 से ज्यादा होस्टेजेस हैं, जिसमें 30 सोल्जर्स हैं, और ये भी बोला जा रहा है कि एक मेजर जनरल को भी होस्टेज दिया है। तो अगर ये सिचुएशन है तो अभी तक इसको इजराइल स्टेबलाइज नहीं कर पाया है, और बिगेस्ट मिस्टेक इजराइल की ये रही है कि इजराइल ने अपनी जो फौज है वो इस गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर पे उसकी स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस कर दी थी, और वो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस टाइप का अटैक हमास करेगा। तो एक सरप्राइज उनको मिला, और अभी जितने भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं वो रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। 300 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए हैं,
और ऊपर से ये भी न्यूज आ रही है कि लेबनान से भी हिजबुल्लाह का भी फायर, जो आर्टिलरी फायर है, वो इजराइल के ऊपर आ रहा है। तो ये अभी लड़ाई पूरी तरीके से एस्केलेट हो चुकी है, और ये खाली हमास ही नहीं है। अभी हिजबुल्लाह जो इसको ईरान की बैकिंग रखता है, और वो जिसके पास भी काफी हथियार है। आपको याद होगा 8 साल पहले भी एक बार इसको हिजबुल्लाह का इसको अटैक हुआ था इजराइल पे, और वो काफी महंगा पड़ा था इजराइल को। तो अभी ये इसको देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है फोर्ड, इसको यूएसएस फोर्ड, वो जो मेडिटेरियन सी में रहता है, उसको आगे मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को या हमास को और कहीं से हेल्प ना मिले, और जो भी इसको सप्लाई है एमुनिशन का, बिकॉज इनके पास लिमिटेड एमुनिशन है, हमास के पास ज्यादा देर तक ये लास्ट नहीं कर पाएंगे इसको, जिस हिसाब से जो फोर्सेस है इजराइल। मेजर राजन कोचिक से बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हम देख रहे हैं कि इजराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और फिर मोसाद को माना जा रहा है कि उनका अपना एक नेटवर्क है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। लेकिन हमास ने जिस तरीके से इस बार कार्रवाई की है, क्या ये सवाल प्रश्न खड़ा कर देता है मोसाद पर और उन तमाम चीज़ों पर जिस तरीके से इजराइल खुद को पेश कर रहा था? नंबर 1। नंबर 2, जब हम यूनाइटेड नेशन पर देखते हैं, जो बंद कमरे के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसमें कंसेंसस ना बनना, इसे हम कैसे देखें? देखिए, अभी इसको प्रॉब्लम यह है कि पहले तो हम सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं, इजराइल की, मोसाद की, इंटेलिजेंस की, और अभी ये जो फेंस जो गाजा और इजराइल के बीच में जो फेंस बनी है, $1 बिलियन की ये फेंस है। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, कैमरास भी लगे हुए हैं, और पूरी तरीके से सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं। तो अभी ये समझ के बाहर है कि इन लोगों ने इस फेंस को ब्रीच कैसे किया और इजराइल को सरप्राइज कैसे किया। इसको पहला ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है, इसमें आप देखते हैं कि इजराइल इसका यूएस का एलाय है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल में जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इसमें चाइना एक ऐसा इसको मेंबर हो सकता है कि जिसने इसको वीटो किया हो, और बिकॉज चाइना के रिलेशन इजराइल के साथ कोई खास नहीं है, और वो एक यूएस को अपना एलाय मानता है, तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि तो इसके कंटेंट्स अभी ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं किए, पर अगर कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है कल कि हम इसको इजराइल को सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ हैं, और इस अटैक को हम कंडेम करते हैं, पर चाइना से ऐसा कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं निकला है। अच्छा जी, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब हम जियोपॉलिटिक्स पर देखते हैं तो मुस्लिम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब का इस वक्त प्रेजेंट का रोल जिस तरीके से बन रहा है, क्या वो कहीं पर आप एक्टिवली देख पा रहे हैं? फिर अरब लीग का जो एक बड़ा स्टैंड है इस पूरे मामले पर, वो कितना इफेक्ट कर सकता है यूएन और तमाम इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिलिस्तीन के हक में खड़े हो रहे हैं क्या करके? देखिए, ये आपकी नजर में अब्राहम अकॉर्ड पर डालूंगा, जो 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ था, जिसमें बहरीन, मोरक्को, सूडान, यूएई वगैरह के साथ इजराइल के समझौते हुए थे। और अभी जितने भी अरब देश हैं वो इजराइल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यूएई के साथ भी अभी डिस्कशन अभी चल ही रहा है कि उनको एक डिफेंस ट्रीटी के साथ उसकी बात हो रही है। तो अभी बहुत है हमको इसके बारे में कोई भी राय देना कि अरब नेशन का क्या रुख रहेगा, बिकॉज अभी वो एक न्यूट्रल स्टांस लेके बैठे हैं। आपने देखा होगा कि वहां से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है जो हमास को कंडेम कर रहा है या इसको इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी वो एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी में है। वो देखना चाहते हैं कि आगे ये क्या रुख लेती है लड़ाई, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि लड़ाई कोई इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है।
बिकॉज अगर हमास से ही एक्शन लिया है तो जरूर उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा होगा, और वो ये भी सोच रहा होगा, क्योंकि अगर आप इजराइल को भी देखें उसके पास भी कितना जो भी एमुनिशन और साजो सामान है वो 10। राजन जी, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर जिस तरह से इजराइल की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ईरान इसमें मुलविस है और ईरान सपोर्ट कर रहा है हमास को, अगर ईरान और इजराइल के दरमियान जंग छिड़ गई तो क्या ये इसमें मजीद जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और ये एक नई जंग शुरू हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ये एक स्टेटमेंट ही है, इसको प्रूव नहीं किया है कि हमने कि इसमें ईरान का हाथ है, बिकॉज जब तक ये कोई एविडेंस नहीं सामने आएगा, इसको मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी इजराइल पोजीशन में है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, बिकॉज अभी उसका जो मेन फोकस है वो इसका हमास के ऊपर है कि हमास को कैसे इसको खत्म किया जाए। बट यस, अभी आने वाले वक्त में इजराइल इसके ऊपर जरूर गौर करेगा कि ईरान के साथ किस तरीके का उनको जो स्टांस लेना है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के बिना इजराइल ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। और अगर ये चीज होती है, अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला उसको करता है, तो ये इसमें बाकी देश भी शामिल हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है आने वाले वक्त में। बट ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचक साहब डिटेल्स देने के लिए, एनालाइज करने के लिए। लेकिन इस वक्त ये अहम तरीन खबर जो आ रही है वो इजराइल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की भी आ रही है, और इत्तलात के मुताबिक हमास के बड़े पैमाने पर हमले के बाद 20 बिलियन डॉलर की कमी के साथ स्टॉक एक्सचेंज टेल अवीव का खुल चुका है इजराइल में, यानी कहीं ना कहीं मार्केट पर बुरा असर जो है पड़ रहा है। और पिछले 7 सालों के दौरान सबसे लोएस्ट इकोनॉमिक जो झटका इस वक्त इजराइल को लग चुका है मार्केट के अंदर, वो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमला जो किया गया, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और 20 बिलियन डॉलर की गिरावट इस वक्त मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि तेल की कीमतों में उछाल हो रहा है, लेकिन इजराइल का जो अपना टेल अवीव के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब जहां इजराइल और फलस्तीन के बीच लड़ाई चल रही है, तो उस बीच एयर इंडिया का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, और एयर इंडिया की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जब तक हालात काबू में नहीं आते हैं दोनों मुल्कों के बीच में, तब तक परवाजों को नहीं चलाया जाएगा। एयर इंडिया की तरफ से टेल अवीव जाने वाली तमाम परवाजों को 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है, और एयरलाइंस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इजरायली शहर के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, एयरलाइंस का जो स्टाफ था वो मुख्तलिफ एयर बस के जरिए से दिल्ली पहुंच चुका है। तकरीबन 14 एयरलाइंस का स्टाफ जो टेल अवीव के अंदर मौजूद था, इजराइल के अंदर मौजूद था, उसे वापस लाया गया है। लेकिन जो यात्री सफर कर रहने वाले थे एयर इंडिया से इजराइल की ओर या फिलिस्तीन की ओर, उन्हें फिलहाल कहा गया कि 14 अक्टूबर तक ये परवाजें नहीं चलेंगी जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं, और अगर उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, तो एयर इंडिया उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेगा और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर रिलोकेट करवाया जाएगा। याद रखिएगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी इजराइल हमास लड़ाई के अंदर इजराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया गया था, और यह साफ कर दिया गया था कि जिस तरीके से हमास ने कार्रवाई की है वो काबिले मजम्मत है। तो फिलहाल यहाँ पर जी वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको जल जीवन मिशन की कामयाबी से भी बाखबर करेंगे, लद्दाख भी आपके लिए चलेंगे जहाँ पर गुलिस्तान न्यूज़ ने जो रिपोर्ट आपको बताई थी वो 100% सही साबित हुई। रिपोर्ट कौन सी थी वो भी बताएंगे, और जल जीवन की खबर भी बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।